बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले हमने जितने भी व्लॉग किए हैं उसमें हमने पार्लिमानी और सियासी अमूर को निपटाया, जो हमारे सामने आया कि क्या उसमें हम कर सकते हैं, जो भी सजेशन थी। आज हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो है अदल इंसाफ के मुतालिक, जिसमें हम थोड़ा बहुत अदालती इस्लाहात जिसको कह सकते हैं वो रिकमेंड करेंगे। तो नाज़रीन, अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड की तरफ ज़रा जाते हैं, पस मंज़र में, कि किस तरीके से हमें आज इसकी ज़रूरत महसूस हुई है, क्या हमें ज़रूरत है भी या नहीं। मेरा ख़्याल है कि जब भी कोई इंसाफ के अदारों से कुछ ले के आता है या कुछ छोड़ के आता है, तो ही ऑलवेज़ हैव सर्टन सजेशंस उसके जहन में होता है, क्योंकि अदल इंसाफ की कसौटी ये है, या तो दोनों फ़रीक़ैन मुतमईन हों, या कम से कम एक मुतमईन हो और एक जो है वो उसको तस्लीम कर रहा हो बगैर एतराज़ के, कम से कम इतना हो। तो ये कसौटी के लिए पहुंचने के लिए हमें थोड़ा और देखना पड़ता है कि बैकग्राउंड में इसके क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जब इंसान जबिली तौर पर दो चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हैं, हुई मौजूद हैं। एक तो ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ और उनका आज़ादी, इसका मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और उसी वक्त मेरे अंदर दूसरा जो एक एलिमेंट अल्लाह ने डाला हुआ है वो क्या है कि मैं अपने साथी से यही तीन चीज़ें छीनना चाहता हूँ। ये सिर्फ इंसान से नहीं, ये हर जिसको कहते हैं ना जी नफस या लिविंग बीइंग, तमाम में ये चीज़ है कि ताकतवर दूसरे का राइट्स को खाने की कोशिश करता है। तो ये जो था, ये तज़ाद, ये अंदर से निकल के जब बाहर आ जाता है तो ये तज़ाद फिर इंसानों के दरमियान दुश्मनियाँ, असबियत और इस तरह का फिर वो बड़े लेवल पर तक चला जाता है। अब जब रियासत कैसे वजूद में आई, जब सब लोगों ने ये इस तज़ाद पर काबू पाने के लिए कवानीन बनाए, तो ये लाजिम करार पाया कि इंसान खुद जो अपने हक़ छीनने की ताकत है, ये रियासत को सरेंडर कर दे और रियासत उसके हकूक़ उसके दरवाजे तक पहुँचाए। अब ये हमारे लिए वो पस मंज़र है जिससे हम आगे चलते हैं। अब उसके कुछ तकाज़े भी थे। मसलन पहले तो मुंसिफ आते हैं कि जो मुंसिफ बाकिरदार हों, मामला फ़हम हो और मुस्बत सोच रखने वाले हों, तब जाकर उन पर एतमाद किया जा सकता है और वो किसी ग्रोह में कोई ख़ास जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ना कर रहे हों, बिकॉज वो उससे जान छुड़ाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर यह है कि जब एक मुंसिफ तो बैठा है और भी तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं अदल इंसाफ में, और उसकी एक बहुत ज़्यादा जो वो होता है तफ्तीशी अफसरान, जो भी किसी डिपार्टमेंट के हों, कमीशन हो या कुछ भी हो, तो डिपेंड करता है कि वो किस हद तक हकीकत पसंदाना, मामलात की तह तक पहुंचने वाले और कितनी तरबियत रखते हैं जो कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो। फिर जब वो एक चीज़ लेके आते हैं और लोगों से वो गवाही लेते हैं, साफ ज़ाहिर तफ्तीशी वैसे तो नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक कानून शहादत जो है वो ऐसा तरतीब दिया जाए
कि वाज़े हो और मंतकी हो, लॉजिकल हो। लॉजिकल का क्या है, ताकि ये तस्लीम कर सके हर आदमी। वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ हो भी और होता दिखाई भी दे, तो वो लॉजिकल होगा तो दिखाई देगा ना। सो इस वास्ते ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कानून शहादत का। और फिर जो गवाही देने वाले हैं उनके किरदार को भी देखा जाए, और उनका किरदार जिनको नहीं पता उनके लिए कहीं नोट कर दिया जाए। मसलन हमें जो प्रॉब्लम दरपेश आ रहे हैं, आगे चल के देखते हैं, वो ये है कि अदालतों के अंदर ही पैसे लेकर गवाही देने वाले लोग फिर रहे हैं, उनका कारोबार है। ये वो बिदअतें हैं, जो गलत चीज़ें हैं जो कि शरायत कर जाती हैं। दैट इज़ नॉट द एक्चुअली लीगल और प्रैक्टिस। फिर उसके बाद दोनों तरफ बेचैनी होती है। जो हकदार होता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो, और जो उसका मुजरिम होता है या मुल्ज़िम होता है वो चाहता है कि या तो बिल्कुल उसके हक में ना हो, दूसरे के जो हकदार के हक में ना हो, या उसका जो अपना है वो उसकी तरफ रुझान उसका ज़्यादा हो। देन फैसला भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि फैसले के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंतज़ामिया का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए, और इतना उसमें वो होनी चाहिए, गुंजाइश भी होनी चाहिए, और टेक्निकली भी वो साउंड होना चाहिए, ताकि जुर्म को उन गवाहों की मौजूदगी में उन शहादतें जो आई हैं उन तमाम के लिए उसको आगे पहुंचाया जा सके। ये ज़माने कदीम से आया है, लेकिन ज़माने के साथ साथ बदलता जाता है। फिर उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जो मुस्तगीस है, जो फरियादी है, उसकी जायज़ रसाई हो मुंसिफ के साथ। ये नहीं कि उससे जाके कहानियाँ डाले, लेकिन जो कुछ उसके दिल में होता है उसको फ्रीली कहने का उसको चांस मिलना चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो विक्टिम है वो कम से कम अपना दुख तो बयान कर सके, उसके बाद बाकी चीज़ें हरकत में आती हैं, और इसमें ताख़ीर भी ना हो। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर किसी भी जगह का जो अदल इंसाफ का सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम जो है, वो उस पर खड़ा हुआ। अब सूरत हाल को थोड़ा देखते हैं कि हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है। हमारे यहाँ कंप्रोमाइज सोसाइटी है। मैंने हमेशा ये कहा, मैं एक्चुअली ये थ्योरीज पूरी नहीं दी हैं, मैंने ये एक थ्योरी दी थी, ये मैंने 2011 में अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तान एक कंप्रोमाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। और उसका मैंने जो इक्वेशन थी मेरे पास वो ये थी कि करप्शन, जो कि पहले सबसे बड़ी मर्ज थी, अब ये इस वबा का हिस्सा बन जाएगी। और इसका इक्वेशन ये बनती थी कि करप्शन जमा ताकतवर की बेहिसी, जमा मजलूम की कमज़ोर की बेबसी, हासिल जमा ज़रब तस्लीम एक्सेप्टेंस, ये बन जाएगा आपका कंप्रोमाइज सोसाइटी। तो मैंने ये कहा, मेरा ये 2011 में मेरा ये था कि हम एक कंप्रोमाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बाकी तमाम चीज़ें दब जाएंगी और ये तस्लीम कर लिया जाएगा, मैं देखता हूँ बाहर गलत हो रहा है, मैं चुप करके आ जाता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। मैं देखता हूँ गलत हो रहा है, कहीं जुर्म हो रहा है, मैं गवाही देने नहीं जाता, बैठ जाता हूँ। ये तस्लीम है एक तरह की, जो कि विलिंगली ना सही, लेकिन ये तस्लीम है। और जब तक मुआशरा तस्लीम करता चला जाता है, इंसाफ अपना रास्ता नहीं बना सकता। तो ये जो कंप्रोमाइज सोसाइटी का एक सैलाब चला था, जो मैंने आज से 12 साल पहले आइडेंटिफाई किया, वो माशाअल्लाह अब इतना चढ़ चुका हुआ है कि हर चीज़ उसके अंदर बहती चली जा रही है।
हर चीज़ खसोखशाब की तरह बहती चली जा रही है। इस वक्त अदालत के जो हमारे जस्टिस सिस्टम है, ये वो जजीरे हैं जहाँ पर अब भी इंसान देख सकता है कि शायद कोई बचाने वाला वहाँ बैठा हो। तो इस सैलाब में इन जजीरों के लिए बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन हमें भी अपना इसको स्टडी करना है कि हम इसके लिए क्योंकि हम सफ़रर भी हैं। कहीं हम सफ़रर बनते हैं जब कोई ज़्यादती करता है, कहीं हम अफेक्टिव हो जाते हैं जबकि एक तरह की हो जाती है, मतलब है नादानिस्तगी में हुकूमत ऐसे कानून नाफिज कर देती है जो कि हमें विक्टिमाइज़ करते हैं। तो उन तमाम के लिए हमारे पास वो जजीरे जो हैं वो कानून के ये ऐवान रह जाते हैं। अब यहाँ पर यह है कि जब हम बेहतरी की बात करते हैं तो ये भी देखें कि जस्टिस सिस्टम 6 लोगों पर मुनहसर होता है। 6 इसके आते हैं दरमियान में। सबसे पहले विक्टिम होता है फरियादी। फरियादी के बाद उसको जो पहले मुलाकात जो होती है उसकी, वो पुलिस या तहकीकाती अदारों से होती है, वास्ता पड़ता है। फिर उसके बाद उसका इन्हसार गवाहान पे चला जाता है, तीसरे गवाहान होते हैं। फिर गवाह जब ये अदालत में केस जाता है तो फिर वकला उसके केस को तरतीब देते हैं। चौथी स्टेज पे वकला आते हैं। उसके बाद 5वीं स्टेज पे जजेस आते हैं और 6ठी स्टेज पे मैं मुल्ज़मान को रखता हूं, क्योंकि उन्होंने एक मुल्ज़िम जो है वो तो पूरा हर ट्राई करेगा ताख़ीर करने को, ख़राब करने को, और इसी तरीके से करके ना। इन तीनों में अगर 6 में देखें तो 3 जो है एलिमेंट्स जो हैं वो तो मुआशरे की तरतीब और मुआशरे के रवैये से बेहतरी आएगी उनमें। किसमें? फरियादी में। कि एक बंदे ने जुर्म किया है, घर के 18 बंदे ना लिखा दो, उससे केस अपना भी ख़राब कर बैठते हैं, दूसरे को भी ख़राब करते हैं और वक्त भी अदालत का ख़राब होता है। ये एक रवैयों के साथ, मुआशी रवैयों के साथ आएगा। इन पर सरे दस्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वो झूठे साबित ना, और उसका भी हमारे आगे चल के हम देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद आप जो गवाहान हैं उनके भी बहुत सारी, उनको अपनी लिमिटेशंस होती हैं। एक तो उन पर अल्लाह की तरफ से है कि गवाही शहादत जो है वो सही दो। दूसरा, उसके लिए कानून भी कहता है, मुआशरा भी चाह रहा है, लेकिन स्टिल उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी से पैसे लेके मुकर जाए या अपने आप को उसमें डालना नहीं चाहता केसेस में और मुकर जाए। तो गवाहान दूसरे हो गए, और तीसरे हैं मुल्ज़मान। उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो कहाँ तक जाते हैं। ये 3 जो लोग हैं ये तो एलिमेंट से जाएंगे, मुआशरे के एलिमेंट से। ये 3 एलिमेंट जो हैं मुआशरे के रवैये से जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3 को हम डिस्कस कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, और हम उसको करेंगे। वो कौन से? पुलिस, तहकीकाती अदारे, वकला और जजेस। ये 3 हैं जिन पर बहस की जा सकती है, सजेस्ट किया जा सकता है कि कैसे हम बेहतरी कर सकते हैं, ला सकते हैं। नाजरीन, काम चल रहा है ना, बहुत सारा हमें वो याद रहता है जहाँ बेइंसाफ़ी हो जाती है, या कहीं पर इंसाफ में कहीं झोल आ जाता है, या इंसाफ को कोई अब्यूज़ कर देता है। लेकिन जो सारा दिन फैसले इंसाफ के होते हैं उनको हम नॉर्मल अपना हक समझते हैं और उन पर तवज्जो नहीं देते। लिहाजा जो पब्लिक परसेप्शन है वो नेगेटिव पे बनती है, पॉजिटिव पे थोड़ी बनती है, नेगेटिव पे ज़्यादा बनती है। तो पहली बात यह है कि अभी आजकल की जो पब्लिक परसेप्शन क्या है, आजकल की यह है कि जी एतमाद किसको आता है इस हमारे जस्टिस सिस्टम पर? एतमाद सिर्फ
उन लोगों को आता है, ठीक है, जिनके पास पुलिस, वकला और जजेस उन तक एक्सेस है, या ताकत की राहदारियों में बहुत अप्रोच है, या बहुत सारा पैसा है। ये परसेप्शन ये है कि जी जब तक वो पैसे वाला, ताकत वाला, लिंकेज वाला नहीं होगा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये परसेप्शन जो है ये सिर्फ नेगेटिव पे बनती है, लेकिन जो बहुत सारे ज़्यादा अक्सरियत पॉजिटिव डिसीजंस की होती है वो एज अ मैटर ऑफ रूटीन, चूँकि वो वैसे ही इंसानी और मंतकी होते हैं, वो उसको अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर, परसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसको हम आगे डिस्कशन इस पर भी करेंगे। और सबसे मैं इसको बताऊं कि आजकल के सूरत हाल में इसमें वो ये है कि जो ये परसेप्शन है इसको उल्टा करने के लिए, बेहतर करने के लिए जिन पर ये नेगेटिविटी आती है वो उतनी कोशिश नहीं कर रहे जितनी होनी चाहिए। इस परसेप्शन को रद्द करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए उतनी परसेप्शन नहीं हो रही। तो हम एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसमें जस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह पुलिस के अमन रवैये का आए रोज सुनते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन क्या बना हुआ पुलिस का कि पुलिस हर गलत कार के लिए आला कार मौजूद है। ये परसेप्शन है कि जिस किसी ने गलत काम कराना है, पॉलिटिसाइज मतलब है, पॉलिटिकल जब आप उसमें ले आते हैं तो ये है वो आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए वो आ जाए, कोई और ताकतवर आ जाए वो आ जाए। हर गलत कार के लिए उसकी कोशिश होती है कि वो पुलिस को इस्तेमाल करे, और बदकिस्मती से पुलिस इस्तेमाल हो जाती है, ये कहते हुए कि हमें मजबूर किया गया था। यहाँ पर मैं रवैयों में ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात जो आती है वो हायर कमांड की आती है, सीनियर अफसरों की आती है, कि वो इंसाफ जो एक जो लॉफुल कमांड और अनलॉफुल कमांड है उन दोनों को क्लियर देखें, अनलॉफुल कमांड को रेजिस्ट करना सीखें और लॉफुल कमांड को ऑब्जर्व करें। इसके लिए थोड़ी तकलीफ भी आ सकती है, लेकिन यही तो किरदार है फिर सीनियर कमांड का। मैं ये जानता हूँ कि इसी हमारी पुलिस में जहाँ ये परसेप्शन बना हुआ है, इसी पुलिस में कुछ ऐसे नेक नाम अफसर भी हैं जिनका नाम आते लोग कहते हैं जी नो प्रॉब्लम, वो करेगा फैसला तो ठीक करेगा। वो भी इसी दुनिया में पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ जहाँ रवैये का हम बात करते हैं कि लोअर लेवल पे रवैया ठीक नहीं है, वो सोसाइटी को करना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पुलिस की हायर कमांड का है, सीनियर अफसरों का है, कि किसी को अनलॉफुल कमांड जब कहीं से भी मिलती है उसको आगे हुक्म ना दे पास करने के लिए, ताकि आपसे फिर मातहत गलत काम करते वक्त इससे झिझकें। तीसरे जो एलिमेंट मैं कह रहा था वकला का, इनका मैं जो समझता हूं एक ऑनरेबल रोल है वो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेकिन ये थोड़ा सा भूल गया मेरा ख्याल है। बहुत सारी जगहों पर यूं लगता है जैसे इसको भुला बैठे हैं। दौलतमंद मुजरिम जब इंसाफ पाते हैं तो पता लगता है इतने करोड़ फीस दी, इतना ये दिया, इतना ये दिया। ठीक है, ये एक वो मतलब है कि एक रवैया है और सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि असूलों वाले भी तो कभी भूखे नहीं मरे। मोहम्मद अली जना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को देख लें, क्या वो कम अमीर थे? क्या वो कम फीस लेते थे? देयर इज इंटेग्रिटी, उसको देखें, जुल्म के साथ ना चलें, मजलूम के साथ चलें, अपना जायज़ जो होता है वो करें, जायज़। और इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है, हम लोग जो ज़्यादा मतलब देखते हैं कि डिले कराना, ये अदालतों का वक्त ख़राब करना, इसमें एक तो वकला को थोड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि वकला अगर अदालतों का बचाना चाहें वक्त तो बचा सकते हैं।
दूसरा, सीनियर वकला की ये उनका काम है कि जूनियर वकला को की तरबियत करें। इस सेशन इसमें प्रोफेशन में रोल मॉडल मौजूद हैं जिनमें जजेस भी बने, जिनमें वकला बने, जिनमें सारा कुछ है। ऐसे ऐसे रोल मॉडल मौजूद हैं। मैं खुद बजाते खुद कई लोगों को जानता हूँ। तो फिर क्यों ऐसा है कि बहुत सारे वकला इसको सियासी माज के लिए के साथ अटैच होकर अपना और इस तरीके से एक जत्थाबंदी या ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो चीज़ है इसको बंद होना चाहिए और वकला को, जूनियर वकला को की तरबियत करना, ये इसके लिए एक मुनासिब कोई लाएमल तैयार करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो होना चाहिए। फिर बेंच और बार, इनका ताल्लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन नेवर फॉरगेट कि दे आर नॉट वन। जब ये कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं तो तबाही आ जाती है। कानून के बजाते खुद कानून के अपने इंसाफ के अदारे ख़राब हो जाते हैं। बेंच और बार में दरमियान में जो एक्चुअल हद है वो है इंसाफ की, कानून की हद, उसको कायम रखना पड़ेगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बेहतर तरीके से आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर हमने अदालतें जो है आजकल, लास्ट पॉइंट में यह बताऊंगा कि इन तमाम चीज़ों के साथ आप देखें कि अदालती निज़ाम इंसाफ का तकाजा तो हो, शुरू से लेकर पहली कोर्ट से लेकर अपीलेंट आखिरी कोर्ट तक एक है इंसाफ। लेकिन क्या है कि हमें दो मुख्तलिफ ग्रुप नज़र आते हैं अदालतों के। लोअर कोर्ट्स में आप देखें माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ी सी वो मार्केटिंग है, जो मार्केट डायनामिक्स होती हैं उसका असर आपको नज़र आएगा, और काफ़ी सारा उसमें पुलिस कल्चर नज़र आएगा आपको। वेयर एज हायर कोर्ट्स में यूँ लगता है जैसे इनको लाए ही सियासतदानों के छोटी मोटी बातें समझाने के लिए थे या उन्हीं के साथ डील करने के लिए लाए गए थे। यानी एक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो ऊपर वाली अदालतों में बन गया है। वेयर एज दोनों अदालतों में तकाज़ाए इंसाफ वही है। तो नाजरीन, आज हमने अपनी ये बैकग्राउंड और ये किया। इसके बाद अगले जो दो वो जो वीलॉग्स हैं हमारे, उसमें एक में हम करेंगे कि अदालतों का स्ट्रक्चरल हम रिकमेंड क्या करते हैं, और दूसरे उससे अगले वीलॉग में ये करेंगे कि जो फंक्शनिंग है इंसाफ की, उसमें एक दो पॉइंट हम देना चाहेंगे कि किस तरीके से चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।